हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सिविल्स विद अंजलि। आज अब तक हमने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट को कानून बनाने का अधिकार कौन देता है, टैक्स कौन पास करता है, गवर्नमेंट से सवाल कौन पूछता है। आंसर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और इसीलिए पार्लियामेंट को ना इंडियन डेमोक्रेसी का हार्ट भी कहा जाता है। आज के लेक्चर में हम पार्लियामेंट का इंट्रोडक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजंस, ऑर्गेनाइजेशन, सारी कुछ जो है हम डिटेल में देखेंगे पार्लियामेंट का। और ये लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 23 है। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके मीनिंग को समझने से। तो पार्लियामेंट होती क्या है? सिंपल लैंग्वेज में पार्लियामेंट इंडिया की हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी है। यही जो है लॉज बनाती है, यही गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती है और यही जो है देश की पब्लिक पॉलिसी पर भी डिस्कशन करती है। तो एक सिंपल एग्जांपल सोचिए कि मान लीजिए किसी स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर स्कूल चलाते हैं, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इंपॉर्टेंट रूल्स अप्रूव करती है और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को मॉनिटर भी करती है। इसी तरह से ना गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है, लेकिन पार्लियामेंट उस पर डेमोक्रेटिक कंट्रोल रखती है। और इसीलिए ना पार्लियामेंट के मेजर फंक्शन है लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना, पब्लिक इशू को डिस्कस करना, है ना, फाइनेंशियल कंट्रोल रखना, पीपल्स के रिप्रेजेंटेशन। तो याद रखिए कि पार्लियामेंट ना सिर्फ लॉ नहीं बनाती, गवर्नमेंट को आंसरेबल भी वही है गवर्नमेंट का। ठीक है, अब ना इसके जो है ये पार्लियामेंट के फॉर्म्स के बारे में जान लेते हैं। सो पार्लियामेंट गवर्नमेंट को आंसरेबल भी बनाती है। तो अब इसके फॉर्म्स को देखते हैं। तो इंडिया ने अडॉप्ट किया है वेस्टमिनिस्टर मॉडल, जो ब्रिटेन से इंस्पायर्ड है। इस सिस्टम की सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तब तक ऑफिस में रहते हैं जब तक लोकसभा का कॉन्फिडेंस उनके पास हो। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन याद रखिए कि प्रेसिडेंट जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। इसीलिए ना कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के नाम से एग्जीक्यूटिव एक्शन होते हैं, लेकिन ना प्रैक्टिकल डिसीजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेती है। अगर इसके कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न की बात करें जो आर्टिकल 79 to 122 में मेंशन्ड है, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि पार्ट 5 में पार्लियामेंट का डिटेल फ्रेमवर्क दिया गया है। ये ब्रॉडली आर्टिकल 79 से 122 तक कवर होता है। इस रेंज में ना पार्लियामेंट के कंपोजिशन, ऑफिसर्स, सेशन, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, फाइनेंशियल प्रोसीजर, प्रिविलेज और कई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एक्सप्लेन किए गए हैं। तो एग्ज़ाम में ना पूरा एक आर्टिकल वाइज डिटेल बाद में पढ़ेंगे, है ना। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखते हैं कि आर्टिकल 79 से 122 पार्लियामेंट का चैप्टर है। ओके, इसकी ऑर्गेनाइजेशन की ओवरव्यू की बात कर लेते हैं अब। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है कि इंडियन पार्लियामेंट किन किन से मिलकर बनती है। तो 3 कंपोनेंट होता है पार्लियामेंट का, एक होता है प्रेसिडेंट, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। ठीक है, तो बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं, वो कहते हैं कि पार्लियामेंट में ना सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा होती है। नहीं, पार्लियामेंट में ये तीनों होते हैं। ओके, अब जो है प्रेसिडेंट एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट का ना लेजिस्लेटिव रोल समझते हैं। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को समन करते हैं, सेशन प्रोरोग करते हैं, लोकसभा डिसॉल्व कर सकते हैं, जॉइंट सीटिंग एड्रेस करते हैं, है ना, मैसेज भेज सकते हैं, बिल्स को एसेंट देते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मनी बिल लोकसभा में तभी इंट्रोड्यूस हो सकता है जब प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन दे। इसी तरह से ना ऑर्डिनेंस भी प्रेसिडेंट इशू करते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो लेकिन याद रखिए कि प्रेसिडेंट ये पावर जनरली ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पर एक्सरसाइज करते हैं। ओके, थोड़ा देख लेते हैं इंडियन पार्लियामेंट वर्सेस ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिफरेंस। तो इंडिया ने वेस्टमिनिस्टर मॉडल अडॉप्ट किया है, लेकिन इंडियन पार्लियामेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट आइडेंटिकल नहीं है। डिफरेंस याद रखिए कि ब्रिटेन जो है वो वहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रिटेन में। ओके, और इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, इंडिया जो है यहाँ पे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। ब्रिटेन में पार्लियामेंट जो है लीगली सॉवरेन है और पार्लियामेंट के लॉज ना जुडिशियल रिव्यू के थ्रू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज किए जा सकते हैं इंडिया में। ओके, और ब्रिटेन में हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो मोनार्क होते हैं। इंडिया में कौन है? प्रेसिडेंट है जो इलेक्टेड होते हैं, है ना। तो राज्यसभा परमानेंट हाउस है, लोकसभा यहाँ पे डिसॉल्व हो सकती है। तो ये डिफरेंस जो है आपको थोड़ा याद रखना है। ठीक है, अब ना हम बात कर लेते हैं कि राज्यसभा एज अ काउंसिल ऑफ स्टेट
ओके इसकी कंपोजिशन की। तो सबसे पहले ना राज्यसभा नाम से ही क्लियर है, काउंसिल ऑफ स्टेट। इसका मेन पर्पस क्या है कि स्टेट और कुछ यूनियन टेरिटरी को पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन देना। ओके सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि राज्यसभा परमानेंट हाउस है, मतलब ये कभी डिसॉल्व नहीं होती। हर 2 साल बाद ना लगभग कह लो कि 1/3 मेंबर रिटायर करते हैं और नए मेंबर्स ना इलेक्ट होते हैं, और इसी वजह से हाउस कंटिन्यूसली चलता रहता है। अब स्ट्रेंथ याद रखते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ ना इसकी 250 होते हैं। ओके 250 इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है, जिसमें 235 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ के, और 12 मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। इसका प्रेजेंट टाइम पे इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो 245 है। ओके जिसमें से ना 233 इलेक्टेड है एंड 12 नॉमिनेटेड है। सो अब नॉमिनेटेड मेंबर कौन होते हैं? तो ये वो लोग होते हैं ना जिन्हें लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल साइंस में स्पेशल नॉलेज या कह सकते हो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया हो। एक एग्जांपल लो, जैसे अगर किसी फेमस साइंटिस्ट या रिनॉन आर्टिस्ट को कंट्रीब्यूशन मतलब उसका कंट्रीब्यूशन आउटस्टैंडिंग है तो प्रेसिडेंट उन्हें ना राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं। ओके तो ये 12 मेंबर होते हैं। तो अब जो है ना इसकी अगर हम इलेक्शन ऑफ राज्यसभा के मेंबर्स की इलेक्शन की बात कर लेते हैं, तो राज्यसभा के मेंबर्स को डायरेक्टली पब्लिक इलेक्ट करती है क्या? नहीं, है ना। स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव का इलेक्शन होता है, फिर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और इलेक्शन होता है जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो एग्जाम में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे याद रखना है ना, बस और कुछ नहीं है थोड़ा। अब ना लोकसभा की बात कर लेते हैं। सो अब आते हैं लोकसभा पर। इसका नाम से ही पता लगता है कि हाउस ऑफ पीपल, यानी डायरेक्टली पीपल की रिप्रेजेंटेशन होती है। लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं है ना, ये डिसॉल्व हो सकती है। नॉर्मली ना इसका टेन्योर 5 साल होता है, जो हम सबको पता है। जब तक इसे ना पहले डिसॉल्व ना कर दिया जाए तब तक नेक्स्ट नहीं होता है, आते हैं इलेक्शन, जिसका भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होता है। सो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कितना है इसका? 552 मेंबर्स। 530 जो है स्टेट से आता है, 20 यूनियन टेरिटरी से आता है, और अर्लियर जो है, अब तो इसे हटा दिया गया है, पर अर्लियर 2 जो है एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड होते थे मेंबर। लेकिन ध्यान रखिए कि 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2019 में एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन को ना हटा दिया गया। तो इसीलिए अब जो है प्रेजेंट स्ट्रेंथ है कितना? 543। ओके जिसमें से 523 जो है स्टेट से आता है, 20 यूनियन टेरिटरी से आता है, और कोई नॉमिनेटेड मेंबर्स अब नहीं है। ओके इसके इलेक्शन की बात कर ले तो लोकसभा के मेंबर्स का इलेक्शन होता है डायरेक्ट इलेक्शन, मतलब 18 साल या उससे अधिक उम्र के जितने भी सिटीज़न होते हैं वो वोट करके उसे इलेक्ट करते हैं। इसी को हम ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। अब एक एग्जांपल लो, जैसे मान लीजिए आप ना मान लीजिए मध्य प्रदेश के किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हो, ठीक है। इलेक्शन के दिन आप डायरेक्टली अपने एमपी को जो है वोट देते हैं। ये एमपी लोकसभा में जाकर आपके कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करेंगे, इसीलिए लोकसभा को कहा जाता है हाउस ऑफ पीपल। अब देखते हैं लोकसभा वर्सेस राज्यसभा को। सो इसको देख लेते हैं। तो राज्यसभा जो है ना वो परमानेंट हाउस है, लोकसभा डिसॉल्व होता रहता है। राज्यसभा जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इसमें लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन होता है। राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेयरमैन होते हैं, जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं स्पीकर। राज्यसभा का नॉर्मल टेन्योर इंडिविजुअल मेंबर का 6 साल का होता है, और 1/3 मेंबर हर 2 साल पे जो है रिमूव होते हैं। लोकसभा में टेन्योर 5 साल का होता है, अनलेस डिसॉल्व अर्लियर, अगर पहले डिसॉल्व हो जाता है तो उसे हटना होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है मनी बिल का। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, जबकि राज्यसभा उसे रिजेक्ट या अमेंड कुछ नहीं कर सकती, बस वो सिर्फ रिकमेंडेशन भेज सकती है। फाइनल डिसीजन तब भी लोकसभा के हाथ में ही होता है। तो ये इस दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब ना हम थोड़ी इनके इलेक्शन की बात कर लेते हैं। ओके सो इलेक्शन की बात कर लेते हैं लोकसभा की। सबसे पहले ना देखते हैं लोकसभा के मेंबर्स डायरेक्टली पब्लिक इलेक्ट करती है। इस इलेक्शन का बेसिस है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, मतलब सब लोग वोट करके आप इलेक्ट करते हो, है ना। मतलब हर इंडियन सिटीज़न जिसका भी एज ना 18 साल या उससे अधिक है वो वोटर के लिस्ट में आते हैं, और वो वोट करके अपने जो भी जिसको भी इलेक्ट करना चाहते हैं वो इलेक्ट करते हैं। अब राज्यसभा की बात कर लो तो राज्यसभा का इलेक्शन ना पब्लिक डायरेक्टली नहीं करती, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं,
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और प्रेसिडेंट अलग से 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, मेंबर्स को जिनके जो मतलब लिटरेचर, साइंस, आर्ट या सोशल सर्विस में स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है उनको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। पर वो जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ओके। अब हम बात कर लेते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वर्सेस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, इसके बीच में, ठीक है। सो राज्यसभा और लोकसभा का इलेक्शन एक ही सिस्टम से होता है क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। लोकसभा यूज़ करता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। सिंपल एग्जांपल है कि 3 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। कैंडिडेट ए के पास मान के चलो 40,000 वोट है, कैंडिडेट बी के पास 35,000 वोट है एंड कैंडिडेट सी के पास 25,000 वोट है। तो सबसे ज़्यादा वोट वाले कैंडिडेट जो हैं वो इलेक्ट हो जाएंगे, है ना। आई मीन वो एमपी बनेंगे, जो उसको मिलेगा, है ना, चाहे 50% से कम ही क्यों ना हो उसके पास, वही विनर होगा। तो इसी को कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट। अब राज्यसभा की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ यूज़ होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यहाँ ना वोटर कैंडिडेट को ये प्रेफरेंस देते हैं, जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस पे ये होगा, सेकंड पे ये होगा, थर्ड पे ये होगा। अगर किसी कैंडिडेट के पास रिक्वायर्ड कोटा से ज़्यादा वोट आ जाए तो सरप्लस वोट ट्रांसफ़र होते हैं। और इस सिस्टम का ना ऑब्जेक्टिव है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ओके। अपना डीलिमिटेशन की बात कर लेते हैं। सो डीलिमिटेशन का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की बाउंड्रीज़ फिक्स करना और सीट को एलोकेट करना। हर सेंसस के बाद नॉर्मली डीलिमिटेशन कमीशन बनाई जा सकती है, लेकिन इंडिया में ना सीट एलोकेशन को फ्रीज भी किया गया था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने लोकसभा और राज्यसभा असेंबली में जो स्टेट्स के सीट है ना एलोकेशन को 1971 के सेंसस के बेसिस पर फ्रीज कर दिया। बाद में 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2001 ने इस फ्रीज को 2026 के बाद होने वाली पहली सेंसस तक एक्सटेंड कर दिया। तो ध्यान रहे कि कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज़ का ना रीएडजस्टमेंट और सीट एलोकेशन अलग कॉन्सेप्ट है, ओके। ड्यूरेशन की बात करें लोकसभा की जो नॉर्मली जो टेन्योर होता है ना 5 साल फ्रॉम द डेट अपॉइंटमेंट फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग, लेकिन प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर इसे पहले 5 साल से पहले भी डिसॉल्व कर सकती है। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ना इसका टेन्योर पार्लियामेंट 1-1 साल करके एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद 6 महीने से ज़्यादा जो है 6 महीने आप एक्सटेंड कर सकते हो, उससे पहले आपको इलेक्शन करानी होगी। अब राज्यसभा की बात कर लो तो राज्यसभा परमानेंट हाउस है, कभी डिसॉल्व नहीं होती। हर मेंबर का टेन्योर 6 साल का होता है और हर 2 साल में अप्रॉक्सीमेटली 1/3 मेंबर रिटायर करते हैं और इसी वजह से राज्यसभा कंटिन्यूटी मेंटेन करती है, ओके। सो इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो अब ना एमपी बनने के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले इंडियन सिटीज़न होना बहुत ज़रूरी है। लोकसभा के लिए ना मिनिमम आप 25 साल के होने चाहिए और राज्यसभा के लिए मिनिमम आप 30 साल के होने चाहिए। सो कैंडिडेट रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए और पार्लियामेंट जो एडिशनल क्वालिफ़िकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं उन्हें भी सेटिस्फाई करना होगा। सो सिंपल जो है मतलब कि लोकसभा के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल। डिस्क्वालिफिकेशन भी देखना है इसका हमें, ओके। सो डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होता है मेंबर का? तो अब मेंबरशिप कब ख़त्म हो सकती है? तो अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करे, अनसाउंड माइंड डिक्लेयर हो या अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, फॉरेन सिटीजनशिप ले ले या कॉन्स्टिट्यूशन या किसी लॉ के अंडर डिस्क्वालीफाई हो जाए तो मेंबरशिप जा सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, अगर एमपी वॉलंटरली जो है पार्टी को छोड़ दे या पार्टी विप वायलेट कर दे तो 10th शेड्यूल के प्रोविज़न जो है उस पर हो जाता है कि उसको डिस्क्वालीफाई वो उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो सीट कब वैकेट होती है? अगर मेंबर रिज़ाइन कर दे, उनकी डेथ हो जाए, डिस्क्वालीफाई हो जाए या फॉरेन सिटीजनशिप एक्वायर कर ले, तो सर्टेन सर्कमस्टांसेस में ना डिटेंशन हो, है ना, या हाउस की परमिशन के बिना 60 कंसेक्यूटिव डे तक वो एब्सेंट रहते हैं, तब सीट वैकेंट जो है डिक्लेयर की जाती है। और उसके बाद ना जनरली बाई इलेक्शन होता है, एक्सेप्ट राज्यसभा नॉमिनेटेड सीट जो होते हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट नया नॉमिनेशन कर सकते हैं, ओके।
अब जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। तो स्पीकर कौन होते हैं? स्पीकर लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, ठीक है। उसका इलेक्शन लोकसभा के मेंबर अपने ही बीच से करते हैं। स्पीकर का मेन काम सिर्फ चेयर पे बैठना नहीं होता है, वो इंश्योर करते हैं कि हाउस में डिसिप्लिन बना रहे, है ना, सब एमपी को बोलने का फेयर अपॉर्चुनिटी मिले, रूल्स फॉलो हों, है ना। एक सिंपल एग्जांपल, क्रिकेट मैच में अंपायर किसी टीम का प्लेयर नहीं होता है ना, उसका काम सिर्फ फेयर डिसीजन लेना होता है। वैसे ही स्पीकर भी हाउस का एम्पायर होता है, उससे इम्पार्शियल रहना एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। डिप्टी स्पीकर की बात करें तो अगर स्पीकर अवेलेबल ना हो तब हाउस को कौन चलाता है? तो इसके लिए होते हैं डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर भी ना लोकसभा के मेंबर के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। जब स्पीकर एब्सेंट हो या ऑफिस वैकेंट हो तब डेप्यूटी स्पीकर जो है हाउस को प्रिसाइड करते हैं। अब इलेक्शन की तुरंत बाद जब स्पीकर अभी इलेक्ट नहीं हुआ हो तब क्या होता है? तो जो प्रेसिडेंट है ना वो लोकसभा के एक सीनियर मेंबर को अपॉइंट करते हैं, स्पीकर प्रोटेम कहते हैं उसको। स्पीकर प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है कि वो ना नए मेंबर को ओथ दिलवाते हैं। स्पीकर की इलेक्शन तक हाउस की प्रोसीडिंग को कंडक्ट करना। जैसे ही स्पीकर इलेक्ट हो जाते हैं, स्पीकर जो प्रोटेम स्पीकर का रोल है वो ख़त्म हो जाता है। अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों एब्सेंट हो तब जो है स्पीकर के द्वारा नॉमिनेटेड पैनल ऑफ चेयरपर्सन में से कोई एक मेंबर जो है हाउस को प्रिसाइड करता है। ओके, तो ये था प्रोटेम स्पीकर। अब ना अगर हम इसके जो है पावर एंड फंक्शन की बात करें, ठीक है, दिस वन पावर एंड फंक्शन, तो सबसे पहले आता है स्पीकर के प्रिसाइडिंग ओवर द हाउस। सबसे पहला काम कि हाउस की जो प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करना, ये डिसाइड करना कि कौन बोलेगा, कितनी देर बोलेगा और डिस्कशन कैसे चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये मेंटेनेंस करते हैं ऑर्डर को, मतलब अगर हाउस में हंगामा हो जाए या मेंबर्स जो है स्लोगन लगाने लगे तो ये रूल वायलेट कर रहे हैं तो स्पीकर ऑर्डर मेंटेन करवाते हैं, ठीक है। सीरियस डिसऑर्डर की सिचुएशन में स्पीकर हाउस को अडजर्न भी कर सकते हैं। डिसाइडिंग ऑन द क्वेश्चन ऑफ प्रोसीजर, सो रूल्स को इंटरप्रेट करना भी स्पीकर का काम है। ओके, हाउस का जो प्रोसीजर से रिलेटेड स्पीकर का डिसीजन जनरली फाइनल माना जाता है। उसके बाद जो है ये मनी बिल, इसका ना सबसे बड़ा रोल जो है मनी बिल पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूपीएससी का ना फेवरेट टॉपिक है कि स्पीकर डिसाइड करते हैं कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, ये स्पीकर का डिसीजन होता है। एंड आर्टिकल 110 के अंडर स्पीकर का सर्टिफिकेशन फाइनल होता है। अगर स्पीकर ने बोल दिया कि ये मनी बिल है तो वो फाइनल है ना। इसीलिए जो है इसलिए राज्यसभा भी इस सर्टिफिकेशन को चेंज नहीं कर सकती। ओके, फिर इसका जो है ये भी है कास्टिंग वोट का। तो नॉर्मली ना स्पीकर वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन ना अगर वोट इक्वल हो जाए तो स्पीकर कास्टिंग वोट देते हैं। ये वोट टाई ब्रेकर होता है ना उसके लिए। उसके साथ साथ ना कमेटी अपॉइंटमेंट की इसके फंक्शंस की बात कर लें तो स्पीकर पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर नॉमिनेट करते हैं और कई कमेटी की फंक्शनिंग को भी सुपरवाइज करते हैं। ओके, एंड ये जो होते हैं गार्जियन ऑफ प्रिविलेज होते हैं, यानी स्पीकर जो होते हैं हाउस और मेंबर्स के राइट और प्रिविलेज को प्रोटेक्ट भी जो है होता है। ओके, अब ना रिमूवल की बात कर लेते हैं कि स्पीकर को रिमूव कैसे, प्रोसेस क्या है उसको रिमूव करने का। तो सवाल है कि क्या स्पीकर को रिमूव किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। लोकसभा एक रिजोल्यूशन पास करके ना स्पीकर को रिमूव कर सकती है और इसके लिए 14 डेज़ का नोटिस देना ज़रूरी होता है। रिजोल्यूशन को मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर ऑफ द लोकसभा जो होते हैं उससे पास होना चाहिए। जब स्पीकर के रिमूवल का रिजोल्यूशन हाउस में कंसिडर हो रहा हो तब स्पीकर उस सिटिंग को प्रिसाइड नहीं करते। ये इम्पार्शियलिटी मेंटेन करने के लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ओके, अब इसके ना इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द स्पीकर को समझते हैं। तो स्पीकर से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो फेयर हो, न्यूट्रल हो और हाउस के रूल्स के अकॉर्डिंग काम करें, है ना। तो इसी वजह से स्पीकर को लोकसभा की डिग्निटी को का कह सकते हो प्रोटेक्टिव माना जाता है। अब एक एग्जांपल हो, जैसे फुटबॉल मैच में रेफरी जो है अगर एक टीम को फेवर करे तो पूरा मैच ना
कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। वैसे ही अगर स्पीकर इम्पार्शियल ना हो तो पार्लियामेंट की क्रेडिबिलिटी अफेक्ट होगी। इसलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस जो है स्पीकर की न्यूट्रलिटी पर बहुत एम्फेसिस देते हैं। ओके, अब ना चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी अलग से चेयरमैन का इलेक्शन नहीं होता। जो वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाता है। अब चेयरमैन के मेजर फंक्शन देखते हैं कि हाउस की ना ये जो है प्रोसीडिंग्स देखते हैं, हाउस की प्रोसीडिंग कंडक्ट करना, ऑर्डर और डेकोरम को मेंटेन करना, मेंबर को बोलने की अपॉर्चुनिटी देना, है ना, रूल्स के अकॉर्डिंग हाउस चलाना। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि चेयरमैन ना राज्यसभा का मेंबर नहीं होते, लेकिन जब हाउस प्रिसाइड करते हैं तब इक्वालिटी ऑफ वोट की सिचुएशन में जब टाई हो जाता है ना, तब ये कास्टिंग वोट देते हैं। जैसे क्रिकेट मैच में अंपायर नॉर्मली बैटिंग नहीं करते हैं, लेकिन जब टाई ब्रेक का सिचुएशन होता है या ऐसे कोई डिसीजन मेकिंग टाइम होता है तो उसका रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना, वैसे ही चेयरमैन भी उसका रोल इम्पॉर्टेंट होता है कास्टिंग वोट के रूप में। सो डेप्यूटी चेयरमैन, अब मान लीजिए कि चेयरमैन अवेलेबल नहीं है तो राज्यसभा कौन चलाता है? डेप्यूटी चेयरमैन, है ना। डेप्यूटी चेयरमैन जो है राज्यसभा के मेंबर के द्वारा अपने ही बीच से इलेक्ट किए जाते हैं। जब चेयरमैन एब्सेंट होते हैं या वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट के फंक्शनिंग परफॉर्म करने के लिए चेयरमैन पोजीशन से हटते हैं, तब डेप्यूटी चेयरमैन जो है हाउस को प्रिसाइड करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि डेप्यूटी चेयरमैन का ऑफिस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है ना। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस जो है आर्टिकल 89 क्लॉज 2 है, और इसलिए ये सिर्फ ना रूल ऑफ प्रोसीजर का ऑफिस कहना गलत होगा इसको। अब ना पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन कौन कौन है? तो अब अगर चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन दोनों ही एब्सेंट हों तो फिर तब ना राज्यसभा रुकती नहीं है। चेयरमैन एक पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन नॉमिनेट करते हैं। इनमें से कोई एक मेंबर हाउस प्रिसाइड करता है। रोटेशन के बेसिस पर मेंबर को चेयर दी जाती है। इस अरेंजमेंट का पर्पस है कि हाउस की प्रोसीडिंग्स जो है कभी भी अननेसेसरी स्टॉप ना हो, है ना। सेक्रेटरी जनरल ये कौन है? तो अब बात करते हैं सेक्रेटरी जनरल की। ये राज्यसभा सेक्रेटेरिएट का हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं। इसका रोल क्या है कि चेयरमैन को प्रोसीजर जो है एडवाइस देना, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को मैनेज करना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, पार्लियामेंट बिजनेस को स्मूथली कंडक्ट करवाना। सिंपल लैंग्वेज में जैसे किसी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं ना, वैसे ही राज्यसभा सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी जनरल जो है एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करते हैं, लेकिन पॉलिसी डिसीजन नहीं लेते वो। अब जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा वर्सेस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में देख लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कंपैरिजन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। पहला डिफरेंस ऐसे हम 1 बाय 1 करेंगे, इसकी बात कर रहे हैं हम। ओके, सो लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? स्पीकर। राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं? चेयरमैन, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होते हैं। ओके, दूसरा स्पीकर जो है वो लोकसभा के मेंबर इलेक्ट करते हैं। चेयरमैन जो है वाइस प्रेसिडेंट होने के कारण एक्स ऑफिशियो पोस्ट होता है, मतलब लोकसभा के मेंबर इलेक्ट करते हैं। ओके, स्पीकर की बात करें तो वो लोकसभा का मेंबर होता है। चेयरमैन जो होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। ओके, और फिर दोनों हाउस प्रिसाइड करते हैं, स्पीकर एंड द चेयरमैन दोनों के पास इक्वालिटी ऑफ वोट की सिचुएशन में कास्टिंग वोट होती है। ओके, फिर आते हैं स्पीकर का रेजिग्नेशन। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर को दिया जाता है वाइस प्रेसिडेंट, और इसलिए जो चेयरमैन होते हैं ना अपना रेजिग्नेशन वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एड्रेस करते हैं। ओके, स्पीकर को रिमूव किया जा सकता है लोकसभा के रेजोल्यूशन से, लेकिन चेयरमैन का ऑफिस तभी ख़त्म होता है जब वाइस प्रेसिडेंट को आर्टिकल 67B के अंडर रिमूव किया जाए या उनका टेन्योर ख़त्म हो। सो ये है जो इनके बीच में डिफरेंस है, क्योंकि आसानी से नहीं होता राज्यसभा का, बिकॉज वो वाइस प्रेसिडेंट हैं। ओके, अब ना लीडर ऑफ द हाउस को समझते हैं। ओके, दिस वन। तो लीडर ऑफ द हाउस कौन होते हैं? अगर प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का मेंबर है तो वही लीडर ऑफ द हाउस इन लोकसभा होते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा के मेंबर हों तो लोकसभा में किसी कैबिनेट मिनिस्टर को लीडर ऑफ द हाउस नॉमिनेट किया जाता है, और इसी तरह से राज्यसभा में भी लीडर ऑफ द हाउस अपॉइंट किए जाते हैं।
लीडर ऑफ द हाउस का क्या रोल होता है? तो बेसिकली ये गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करना, पार्लियामेंट का बिजनेस स्मूथली चलाना, गवर्नमेंट पॉलिसी एक्सप्लेन करना, कैबिनेट और पार्लियामेंट के बीच कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना। सिंपल एग्जांपल, जैसे स्कूल का ना क्लास मॉनिटर प्रिंसिपल और स्टूडेंट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन करता है ना, वैसे ही लीडर ऑफ द हाउस गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के बीच ना कोऑर्डिनेशन करता है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की बात कर ले तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन यानी LOP, ये गवर्नमेंट का ओपोनेंट नहीं बल्कि डेमोक्रेसी का इम्पॉर्टेंट पिलर होते हैं, है ना। जनरली ना लोकसभा में लार्जेस्ट रिकग्नाइज्ड अपोजिशन पार्टी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन मतलब बनाया जाता है, बनते हैं। अब एक फेमस एग्जांपल लो कि क्या एक क्वेश्चन लेते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ में 10% रूल लिखा हुआ है? नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है बिकॉज लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक्ट 1977 में 10% कंडीशन दी गई है। 10% रूल ना लोकसभा स्पीकर के डायरेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में रिकग्नाइज पार्टी के लिए यूज़ होता है, लेकिन LOP यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी जो होती है कि अपॉइंटमेंट के लिए ना कॉन्स्टिट्यूशन या एक्ट में मैंडेटरी नहीं है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के मेजर फंक्शन क्या है? गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना, पॉलिसी को एग्जामिन करना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना, ऑल्टरनेटिव आइडियाज़ देना। डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन का रोल गवर्नमेंट को गिराना नहीं होता है बल्कि गवर्नमेंट को इम्प्रूव करना भी होता है। शैडो कैबिनेट की बात कर लेते हैं। सो ये मेनली ना ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ में इसका कोई प्रोविज़न नहीं है। कभी कभी ना प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी अपने सीनियर लीडर को डिफरेंट मिनिस्ट्री असाइन करके एक इनफॉर्मल कह सकते हो कि शैडो कैबिनेट बना लेते हैं। एग्जाम्पल, जैसे एक लीडर फाइनेंस मिनिस्ट्री को मॉनिटर करेंगे, दूसरा डिफेंस को मॉनिटर करेंगे, तीसरा एजुकेशन मिनिस्ट्री को मॉनिटर करेंगे। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी एनालाइज करते हैं और ऑल्टरनेटिव सजेशंस देते हैं। ये सिर्फ पार्लियामेंट्री जो है कन्वेंशन है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ओके, विप की बात कर लेते हैं। तो विप ना एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होता है। उसका मेन काम होता है कि पार्टी डिसिप्लिन मेंटेन करना, मेंबर को बताना कि कब हाउस में प्रेजेंट रहना है, कब वोट करना है और किस डायरेक्शन में वोट करना है। अगर विप ना हो तो हर MP अपनी मर्जी से वोट करेगा। रिजल्ट क्या होगा कि गवर्नमेंट का लेजिस्लेटिव प्रोग्राम कोलैप्स हो सकता है। इसलिए ना विप पार्लियामेंट्री सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। ओके, अब ना कुछ टाइप ऑफ विप होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ना वन लाइन विप को समझते हैं। तो सिर्फ अटेंडेंस के लिए ये काम करते हैं, मतलब मेंबर से रिक्वेस्ट की जाती है कि हाउस में आप प्रेजेंट रहें। नॉर्मली वोटिंग इंस्ट्रक्शन नहीं होती है, बस प्रेजेंट रहने के लिए होता है। टू लाइन विप क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन या वोटिंग के लिए है। मेंबर को स्ट्रांगली एडवाइस किया जाता है कि प्रेजेंट रहें और पार्टी स्टैंड सपोर्ट करें। ओके, वायलेशन पे पार्टी एक्शन हो सकता है लेकिन हर केस में डिफेक्शन नहीं माना जाता है ना। फिर उसके बाद आता है थर्ड लाइन विप। ये बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जैसे कि मनी बिल हो गया ना, कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन में इशू होता है। मेंबर को हाउस में प्रेजेंट रहना और पार्टी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वोट करना एक्सपेक्टेड होता है। अगर कोई मेंबर बिना परमिशन के पार्टी डायरेक्शन वायलेट करता है तो 10th शेड्यूल यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजन से वो जो है फिर उसको हटा दिया जाता है। अब ना चीफ विप की बात कर लेते हैं। तो चीफ विप पार्टी का जो है ना वो सीनियर मोस्ट विप होते हैं। उसका फंक्शन है कि विप इशू करना, MP के अटेंडेंस कोऑर्डिनेट करना, पार्टी डिसिप्लिन मेंटेन करना, लीडर्स और MP के बीच ना कम्युनिकेशन मेंटेन करना। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो चीफ विप ना पार्लियामेंट्री के टीम मैनेजर की तरह काम करता है। यही है और इसका तो है ना। अब हम बात कर लेते हैं ना कि इसमें पार्लियामेंट में जो समन होता है वो कैसे होता है, वो सब चीज़ों को भी देखते हैं। सो समनिंग ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट को मीटिंग के लिए ना कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुलाते हैं ना। आर्टिकल 85 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट हर हाउस को समन करते हैं, ठीक है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेसिडेंट ना ये पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पर एक्सरसाइज करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि 2 सेशन के बीच मैक्सिमम 6 महीने का गैप हो सकता है। इसका मतलब कि हर 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट का सेशन होना चाहिए, है ना। उसके बाद आता है सेशन ऑफ पार्लियामेंट। इसकी बात करते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि पार्लियामेंट की फर्स्ट सिटिंग से लेके प्रोरोगेशन या लोकसभा के डिसोल्यूशन तक का पीरियड,
जनरली इंडिया में 3 सेशन होते हैं। एक बजट सेशन जो फेब से मई तक चलता है, फिर आता है मॉनसून सेशन जो जुलाई से अगस्त तक चलता है, जो अभी चल रहा है ना अभी जुलाई है ना, तो अब स्टार्ट हुआ होगा। अब विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर। लेकिन ध्यान रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी कहीं भी नहीं लिखा है कि 3 ही सेशन होंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं ना। ओके, एडजर्नमेंट की बात कर लेते हैं। तो अब मान लीजिए कि हाउस आज शाम 6 बजे तक चला, ठीक है। स्पीकर बोले कि कल सुबह 11 बजे दोबारा मिलना है, तो इसको कहते हैं एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का मतलब है कि हाउस की सिटिंग को कुछ समय के लिए ना सस्पेंड कर देना। ये कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है या नेक्स्ट एक दिन के लिए भी हो सकता है, और ये पावर होती है कि स्पीकर लोकसभा या चेयरमैन राज्यसभा के पास। सेशन ख़त्म नहीं होता, सिर्फ उसकी सिटिंग जो है ना वो पोस्टपोन्ड होती है। ओके, एडजर्नमेंट साइन डाई का मतलब क्या होता है तो इसमें ना हाउस को एडजर्न तो किया जाता है, लेकिन नेक्स्ट मीटिंग का डेट अनाउंस ही नहीं की जाती, यानी हाउस इंडेफिनिट पीरियड के लिए एडजर्न हो जाता है। ध्यान रहे कि एडजर्नमेंट साइन डाई खुद सेशन को ना कॉन्स्टिट्यूशनली एंड नहीं करता। सेशन जो है फॉर्मली तब ख़त्म होता है जब प्रेसिडेंट प्रोरोगेशन करते हैं, है ना। तो प्रोरोगेशन क्या है, ये शब्द भी अब समझ लेते हैं। तो प्रोरोगेशन का पावर ना प्रेसिडेंट के पास होता है, ये पूरे सेशन को एंड करता है। यूजुअली ना हाउस पहले एडजर्नमेंट साइन डाई होते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट सेशन को प्रोरोग करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रोरोगेशन के बाद हाउस एग्जिस्ट करता है, मेंबर भी वहीं रहते हैं, सिर्फ सेशन जो है वो ख़त्म होता है। सिंपल एग्जांपल, जैसे स्कूल का एक एकेडमिक टर्म ख़त्म हो जाए लेकिन स्कूल बंद ना हो, है ना, वैसे ही प्रोरोगेशन में पार्लियामेंट कंटिन्यू रहती है। डिसॉल्यूशन का मतलब क्या है, तो ये सिर्फ ना लोकसभा पर अप्लाई होता है, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती। डिसॉल्यूशन के बाद लोकसभा का एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाता है, फिर नई इलेक्शन होते हैं और न्यू लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होती है। इसीलिए याद रखिए, एडजर्नमेंट मतलब सिटिंग एंड होना, प्रोरोगेशन मतलब सेशन एंड होना, डिसॉल्यूशन मतलब लोकसभा इटसेल्फ एंड हो जाता है। ओके, कोरम ये क्या है, तो इसका मतलब है कि मिनिमम नंबर जो हाउस की प्रोसीडिंग चलाने के लिए प्रेजेंट होने चाहिए। आर्टिकल 100 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग कोरम 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्रेजेंट होगा। अगर कोरम कंप्लीट नहीं हुआ तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हाउस को एडजर्न या सस्पेंड कर सकता है जब तक कोरम कंप्लीट ना हो। ओके, वोटिंग प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, दिस वन। तो नॉर्मली ना क्वेश्चन डिसाइड होते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग से। वोटिंग के मेथड्स होते हैं वॉइस वोट, डिवीजन या ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डिंग, ठीक है। बैलेट से भी होता है, काउंटिंग बाय फिजिकल डिवीजन या लॉबीज वेयर रिक्वायर्ड अंडर द रूल्स, और अगर वोट इक्वल हो जाए तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है कास्टिंग वोट भी उसी के हाथ में होता है, ये तो हमने पढ़ा ही है। सो ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, अब ना बिल्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल को समझते हैं। तो ये वो बिल होता है जो मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अलावा किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। इससे ना लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। फिर क्या होता है कि एक हाउस पास करेगा, उसके बाद दूसरे हाउस में जाएगा, है ना। अगर दूसरा हाउस भी सेम फॉर्म में पास कर देता है तो बिल प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए चला जाता है। अगर अमेंडमेंट कर दिया जाए तो बिल दोबारा जो है ओरिजिनेटिंग हाउस में आता है। अगर वो दोनों हाउस में डेडलॉक हो जाए तो जॉइंट सीटिंग बुलाई जा सकती है। तो सिंपल एग्जांपल सोचिए कि स्कूल में एक नया यूनिफॉर्म रूल बना है, प्रिंसिपल और मैनेजमेंट कमेटी दोनों अग्री करेंगे तभी रूल फाइनल होगा। बिल्कुल वैसा ही दोनों हाउस की अप्रूवल ज़रूरी होती है। ओके, मनी बिल, इसकी बात कर लेते हैं। सो मनी बिल सिर्फ उन मैटर्स से रिलेटेड होता है जो आर्टिकल 110 में दिए गए हैं, है ना, जैसे टैक्स हो गया, गवर्नमेंट बोरोइंग हो गया, कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मनी बिल ना सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं और इंट्रोडक्शन से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ज़रूरी होती है। लोकसभा पास करेगी, फिर राज्यसभा को भेजा जाएगा, राज्यसभा पास सिर्फ रिकमेंडेशन देने के पावर है उनके पास। उसके बाद बिल को रिजेक्ट या अमेंड करने के पावर नहीं होते हैं, और राज्यसभा को बिल 14 डेज़ के अंदर उसको रिटर्न करना होता है। अगर 14 डेज़ के अंदर वो रिटर्न नहीं हुआ तो वो बिल जो है डीम टू हैव बीन पास्ड ये मान लिया जाता है। और फाइनल डिसीजन हमेशा मनी बिल के कॉन्टेक्स्ट में लोकसभा के पास होता है। फाइनेंशियल बिल, सो
फाइनेंशियल बिल्स क्या होता है, एग्जाम में ये सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। फाइनेंशियल बिल ना आर्टिकल 117 के अंडर 2 टाइप के होते हैं। एक फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1, इसमें ना मनी बिल वाले सब्जेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन उनके अलावा भी कुछ प्रोविजंस होते हैं। ये सिर्फ ना लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, और प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन इसमें मैंडेटरी होती है। लेकिन मनी बिल से डिफरेंस ये है कि राज्यसभा के पास इस बिल पर फुल लेजिस्लेटिव पावर होती है, यानी अमेंड भी कर सकती है राज्यसभा और रिजेक्ट भी कर सकती है। जॉइंट सीटिंग भी पॉसिबल है। दूसरा टाइप का फाइनेंशियल बिल होता है कैटेगरी बी। इस बिल में आर्टिकल 110 की मनी बिल वाले मैटर्स नहीं होते, लेकिन इसमें ऐसी प्रोविजंस होती है जिससे ना कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व होता है। ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। इंट्रोडक्शन के लिए ना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ज़रूरी नहीं होती, लेकिन हाउस इस बिल को पास नहीं कर सकता अनलेस द प्रेसिडेंट हैज़ रिकमेंडेड इट्स कंसिडरेशन। ओके, तो राज्यसभा के पास ना इस बिल पर भी फुल लेजिस्लेटिव पावर होती है। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात कर लो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368 ये लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। इसके लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं होती। पास होने के लिए चाहिए बस टोटल मेंबरशिप का मेजॉरिटी और प्रेजेंट इन वोटिंग मेंबर्स का 2/3 मेजॉरिटी, है ना। कुछ अमेंडमेंट्स के लिए ना आधे स्टेट्स की रेटिफिकेशन भी रिक्वायर होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए जॉइंट सीटिंग का प्रोविज़न नहीं है। ओके, तो जॉइंट सीटिंग होता क्या है, तो ये क्या है कि ये कब होती है, तो अगर ऑर्डिनरी बिल या फाइनेंशियल बिल पर ना दोनों हाउस के बीच डेडलॉक हो जाए तो तब ना प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 101 जॉइंट सीटिंग समन कर सकती है। ओके, जॉइंट सीटिंग के चेयर कौन होते हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं और डिसीजन होता है मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग की सिंपल मेजॉरिटी से। तो ध्यान रहे कि जॉइंट सीटिंग ना मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं होता। ओके, अब ना हम थोड़ी बात करेंगे हाँ क्वेश्चन आवर्स के बारे में। ओके, कि ये क्या है। ये कुछ पार्लियामेंट्री डिवाइसेस होते हैं जो टूल यूज़ किए जाते हैं मेंबर के द्वारा। क्वेश्चन आवर क्या होता है कि हर सीटिंग का पहला घंटा क्वेश्चन आवर के लिए रिजर्व होता है। यहाँ ना एमपी गवर्नमेंट से किसी भी मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस पे सवाल पूछ सकती है। 3 तरह के होते हैं। एक स्टेड क्वेश्चन होता है, इसका ना ऑरल आंसर दिया जाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। यही रीज़न है कि स्टेड क्वेश्चन गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा अकाउंटेबल बनाते हैं। वो पार्लियामेंट हाउस का जो वीडियो देखते हो ना जिसमें सवाल जवाब होते हैं, है ना। दूसरा टाइप होता है अनस्टेड क्वेश्चन। तो ये क्या होता है, इसका आंसर ना रिटन होता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें अलाउड नहीं होते हैं। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या होता है कि अगर इशू बहुत अर्जेंट हो तो नॉर्मल नोटिस पीरियड को वेव करके शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्पीकर या चेयरमैन की परमिशन से, है ना। ये पूछा जा सकता है। जैसे एग्जांपल लो, अगर किसी सिटी में अचानक ब्रिज कोलैप्स हो जाए तो एमपी उस इशू पे ना शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, अब 0 आवर। अब आते हैं फेमस 0 आवर पे। ये ना कॉन्स्टिट्यूशन या रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं होता। ये सिर्फ पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है। ये जनरली क्वेश्चन आवर्स के तुरंत बाद होता है। इसमें एमपी बिना प्रायर नोटिस के अर्जेंट पब्लिक इशू रेज करते हैं। ध्यान रहे कि 0 आवर में कोई फॉर्मल रिजोल्यूशन नहीं होता, ना वोटिंग होती है। ओके, गवर्नमेंट चाहे तो बाद में स्टेटमेंट दे सकती है। ये पार्लियामेंट का सबसे फ्लेक्सिबल कह सकते हो मैकेनिज्म माना जाता है। हाफ एन आवर वेट दिस वन हाफ एन आवर डिस्कशन। ये क्या होता है, तो कभी कभी किसी क्वेश्चन के आंसर से ना एमपी सेटिस्फाई नहीं होते, तब उसे क्लैरिफाई करने के लिए होती है हाफ एन आवर डिस्कशन। इसके लिए ना नोटिस देना पड़ता है, स्पीकर या चेयरमैन की परमिशन भी ज़रूरी होती है। डिस्कशन लगभग आधे घंटे चलता है। वोटिंग नहीं होती, सिर्फ क्लैरिफिकेशन और डिस्कशन होता है। ओके, फिर आता है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। अगला डिवाइस है ये। इसका यूज़ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के इशू पर डिटेल डिस्कशन के लिए होता है। नोटिस रिक्वायर होता है, परमिशन भी चाहिए होती है, डिस्कशन होता है, लेकिन वोटिंग नहीं होती। मिनिस्टर्स रिप्लाई दे सकते हैं। ओके, एग्जांपल जैसे सपोज़ किसी स्टेट में सीवियर फ्लड आ गया हो तो उस समय पर ना पार्लियामेंट डिटेल डिस्कशन कर सकती है। ओके, फिर है कॉलिंग अटेंशन मोशन। इसका पर्पस है कि किसी मिनिस्टर्स का ना अटेंशन किसी अर्जेंट पब्लिक मैटर्स की तरफ अट्रैक्ट करना।
नोटिस दिया जाता है, स्पीकर या चेयरमैन परमिशन देते हैं, उसके बाद ना कंसर्न मिनिस्टर स्टेटमेंट देते हैं, कभी कभी क्लैरिफिकेशन भी होती है, लेकिन ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट मोशन नहीं होता, सिर्फ अटेंशन ड्रॉ करने के लिए करने का ये एक मैकेनिज़्म है। अब आता है अर्जेंटमेंट मोशन। ये क्या है? ये बहुत पावरफुल पार्लियामेंट्री डिवाइस है। अर्जेंटमेंट मोशन का मतलब है हाउस का नॉर्मल बिजनेस रोक कर किसी डेफिनेट रीसेंट या अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर पर डिस्कशन करना। अगर स्पीकर अलाउ कर दे तो हाउस का नॉर्मल एजेंडा साइड पर रख दिया जाता है। एग्जाम्पल, सपोज कोई मेजर सिक्योरिटी फेल्योर या ट्रेन एक्सीडेंट हुआ हो, तब ना अर्जेंटमेंट मोशन मूव किया जाता है। ये ना इनडायरेक्टली कह सकते हो कि गवर्नमेंट को कह सकते हो एम्बेरस भी करता है। इसके लिए जो है, इसलिए ना इसकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है ना। नो कॉन्फिडेंस मोशन, सो ये बहुत पावरफुल है। ओके, ये सिर्फ ना लोकसभा में मूव किए जा सकते हैं। नोटिस के सपोर्ट में कम से कम 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए। अगर सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाए तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिज़ाइन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ना पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का बेसिक प्रिंसिपल है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। ओके, फिर आता है सेंसर मोशन। सो ये ना गवर्नमेंट की किसी स्पेसिफिक पॉलिसी या एक्शन की क्रिटिसिज्म करता है। अगर पास भी हो जाए तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली रिज़ाइन नहीं करती, लेकिन पॉलिटिकली ये गवर्नमेंट के लिए सीरियस वार्निंग होती है। ओके, एंड कॉन्फिडेंस मोशन, दिस वन, तो ये गवर्नमेंट खुद मूव करती है जब उसे प्रूव करना हो कि उसके पास ना हाउस की मेजॉरिटी सपोर्ट अभी भी है। तो अगर मेजॉरिटी मिल गई तो गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है। तो ये कॉन्फिडेंस मोशन है बेसिकली। इसमें वो दिखाती है कि हाँ, हमारे पास अभी भी कॉन्फिडेंस है। कुछ प्रिविलेज होते हैं पार्लियामेंट में, वो देख लेते हैं। ओके, सो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात कर लेते हैं। तो ये पार्लियामेंट और उसके मेंबर्स को दिए गए स्पेशल राइट या इम्यूनिटी और पावर है ताकि वो बिना किसी प्रेशर, फियर या फेवर के अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी परफॉर्म कर सके। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रिविलेज डायरेक्टली मेंशन किए हैं, लेकिन आर्टिकल 105(3) कहता है कि जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाती तब तक प्रिविलेज ब्रॉडली वही रहेंगे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के थे। अब प्रिविलेज दो टाइप के होते हैं। एक इंडिविजुअल प्रिविलेज, सबसे इंपॉर्टेंट है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, है ना। एमपी पार्लियामेंट के अंदर फ्रीली बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये फ्रीडम सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर एप्लीकेबल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि पार्लियामेंट के बाहर भी आप कुछ बोल सकते हो, नहीं। दूसरा है कि पार्लियामेंट में दिए गए स्पीच या वोट के लिए किसी कोर्ट में उस पर केस नहीं हो सकता। इसे लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंस इंश्योर होती है। कलेक्टिव प्रिविलेज क्या होता है? दिस वन, ओके। तो ये पूरे हाउस के राइट होते हैं, जैसे कि हाउस ना अपनी प्रोसीडिंग रेगुलेट कर सकता है, कमेटी अपॉइंट कर सकता है, अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर सकता है, और अगर किसी ने प्रिविलेज वायलेट किए हों तो उसको पनिश भी कर सकते हैं। यही पार्लियामेंट की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करता है। ओके, फिर आता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। इसको समझते हैं। तो अगर कोई इन प्रिविलेज को ना वायलेट कर दे तो उस सिचुएशन को कहते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। ये किसी मिनिस्टर, एमपी या नॉन मेंबर किसी के द्वारा भी हो सकता है। एग्जांपल, जैसे सपोज़ कोई पर्सन पार्लियामेंट्री की कमेटी को जानबूझकर फॉल्स एविडेंस दे, है ना, या किसी एमपी को ड्यूटी परफॉर्म करने से रोकने की कोशिश करे, ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो सकता है। हाउस के पास ना पनिशमेंट देने की पावर होती है, जैसे कि वार्निंग देना, है ना, फिर उसके बाद सस्पेंशन कर देना, कस्टडी, और एक्सट्रीम केस में एक्सपल्जन भी। ऐसे मैटर्स को जनरली कमेटी ऑफ प्रिविलेज एग्जामिन करती है और अपने रिपोर्ट हाउस को देती है। कुछ पार्लियामेंट्री कमेटी की बात कर लेते हैं। अब सोचिए कि लोकसभा और राज्यसभा के 100 मेंबर्स और बिल और हर एक्सपेंडिचर को लाइन बाय लाइन कैसे एग्जामिन करेंगे? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ना पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है। ये स्मॉल ग्रुप्स होते हैं जो किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को डिटेल में एग्जामिन करते हैं और हाउस को रिपोर्ट देते हैं। इनके मेजर एडवांटेज क्या है कि ये डिटेल स्क्रूटिनी करते हैं, टाइम सेविंग, एक्सपर्ट डिस्कशन करते हैं और बेटर अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल कमेटी की बात कर लेते हैं, दिस वन। तो फाइनेंशियल कमेटी ना 3 सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी याद रखिए। सबसे पहले इसमें आता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसका काम ना कैग की रिपोर्ट एग्जामिन करना है, ठीक है, और देखना है कि पार्लियामेंट ने जो पैसे सैंक्शन किए थे
वो सही पर्पस के लिए यूज़ हुआ है या नहीं। ओके, ये जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ये एक्सपेंडिचर आफ्टर इट हैज़ बीन इनकर्ड एग्जामिन करती है, जो खर्च हो चुका है ना उसको एग्जामिन करती है, और इसीलिए इसे पोस्ट ऑडिट कमेटी भी कहा जाता है। कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ये कमेटी के चेयरमैन जो होते हैं वो अपोजिशन पार्टी से होता है। ओके, एस्टिमेट कमेटी सेकेंड वन। सो ये गवर्नमेंट के फ्यूचर एक्सपेंडिचर को ये एस्टिमेट एग्जामिन करती है और सजेस्ट करती है कि एक्सपेंडिचर को और एफिशिएंट कैसे बनाया जा सकता है। ये इकोनॉमी और एफिशिएंसी इंप्रूव करने की सजेशंस देती है और इस कमेटी में सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स होते हैं। फिर आता है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU की फंक्शनिंग एग्जामिन करती है और कैग की रिपोर्ट है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के रेलिवेंट पोर्शन भी स्टडी करती है। उसके बाद आते हैं डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। तो ये मिनिस्ट्री वाइज कमेटी होती है। इनका काम होता है डिमांड्स फॉर ग्रांट को एग्जामिन करना, बिल एग्जामिन करना और पॉलिसी इशू स्टडी करना। ये हाउस को रिकमेंडेशन देती है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे। प्रेजेंटली 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है। इनमें से 16 जो है लोकसभा के कंट्रोल में है और 8 जो है ये राज्यसभा के कंट्रोल में काम करती है, लेकिन दोनों हाउस के मेंबर जो होते हैं इन कमेटी में होते हैं। ओके, इसके बाद ना हम थोड़ा सा जो है हाँ बजट और इन सब पे थोड़ी बात कर लेते हैं। ओके ओके यस। सो इंडिया में ना नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन और नो एक्सपेंडिचर विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ये सारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल हैं। इसीलिए ना पार्लियामेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल फंक्शन है बजट को डिस्कशन करना, है ना, अप्रूव करना और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पर कंट्रोल रखना। तो आज हम ना बजट के कुछ प्रोसेस और फाइनेंशियल प्रोसीजर को भी डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बजट। सो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के अकॉर्डिंग बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। इसे हर साल फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा में प्रेजेंट करते हैं। बजट बताता है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट कितनी इनकम एक्सपेक्ट कर रही है और कितना एक्सपेंडिचर करेगी। बजट 2 मेजर पार्ट में डिवाइड होती है, एक रेवेन्यू अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। सिंपल एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट इनकम टैक्स कलेक्ट करे तो ये रेवेन्यू रिसीप्ट है। अगर गवर्नमेंट हाईवे बनाए तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो बजट पार्लियामेंट की अप्रूवल के बिना इफेक्टिव नहीं होता। फिर है डिमांड फॉर ग्रांट। तो बजट प्रेजेंट होने के बाद हर मिनिस्ट्री अपनी एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट जो है पार्लियामेंट के सामने रखती है। इसे कहते हैं डिमांड फॉर ग्रांट। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिर्फ लोकसभा इन डिमांड फॉर ग्रांट पर वोट करती है। राज्यसभा इन पर डिस्कशन कर सकती है लेकिन वोट नहीं करती। क्यों? क्योंकि ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली जो है रिस्पॉन्सिबल है। जब लोकसभा डिमांड फॉर ग्रांट अप्रूव कर देती है तभी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा विड्रॉ किया जाता है। ओके, कट मोशन ये क्या है? तो अब मान लीजिए कि अपोजिशन किसी मिनिस्ट्री की पॉलिसी से खुश नहीं है तो वो क्या करेगी? कट मोशन मूव करेगी। कट मोशन का पर्पस होता है कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने का एक कह सकते हो प्रपोजल देना और मिनिस्ट्री की पॉलिसी की क्रिटिसिज्म करना। 3 टाइप याद रखना पॉलिसी कट मोशन। डिमांड को 1 रुपये तक रिड्यूस करने का प्रपोजल। तो ये ना गवर्नमेंट की पॉलिसी को रिजेक्ट करने का कह सकते हो सिंबॉलिक तरीका है। ओके, इसमें ना एक और आता है इकोनॉमी कट मोशन। तो डिमांड को एक स्पेसिफाइड अमाउंट से रिड्यूस करना। मैसेज बेसिकली ये है कि गवर्नमेंट अननेसेसरीली एक्सपेंडिचर कर रही है। फिर आता है टोकन कट मोशन। डिमांड को ना 100 रुपये रिड्यूस करना। ये किसी स्पेसिफिक ग्रीवेंस को हाईलाइट करता है ना। अगर कट मोशन पास हो जाए तो पॉलिटिकली गवर्नमेंट के लिए बहुत सीरियस सिचुएशन होती है क्योंकि इसका मतलब लोकसभा ने गवर्नमेंट को रिजेक्ट किया है। ओके, गिलेटिन ये क्या होता है? तो हर मिनिस्ट्री की डिमांड फॉर ग्रांट को डिटेल में डिस्कस करना पॉसिबल है क्या? नहीं ना। तो टाइम लिमिटेड होता है, इसीलिए अलॉटेड टाइम ख़त्म होने के बाद जितनी डिमांड डिस्कस नहीं हुई होती है उन सबको एक साथ वोट के लिए रख दिया जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं गिलोटिन। ओके, इस बजट प्रोसेस टाइम पर कंप्लीट मतलब इसे ना बजट प्रोसेस टाइम पर कंप्लीट हो जाता है। वोट ऑन अकाउंट। सो कभी कभी ना बजट पास होने में टाइम लग जाता है। ओके, तो लेकिन गवर्नमेंट के डेली एक्सपेंसेस तो रुक नहीं सकता। इसी सिचुएशन में पार्लियामेंट अप्रूव करती है वोट ऑन अकाउंट। ये गवर्नमेंट को टेम्पररी पीरियड के लिए ना कंसोलिडेटेड फंड से पैसे विड्रॉ करने की परमिशन देता है।
जनरली ये लगभग 2 महीने के एक्सपेंडिचर के लिए होता है, बाद में फाइनल बजट पास होने पर एडजस्टमेंट हो जाता है। ओके अब है वोट ऑफ क्रेडिट। अब 2 इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल डिवाइस है, वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट। इन दोनों को साथ में देखते हैं। तो वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी आ जाए, जैसे वॉर, नेशनल क्राइसिस या अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट वोट ऑफ क्रेडिट लेती है। एग्जैक्ट अमाउंट के डिटेल एस्टिमेट देना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए पार्लियामेंट लमसम अमाउंट अप्रूव कर देती है। एक्सेप्शनल ग्रांट का है क्या है, तो कभी किसी ऐसे पर्पस के लिए पैसे चाहिए जो नॉर्मल बजट के पार्ट नहीं है, तब पार्लियामेंट्री जो है एक्सेप्शनल ग्रांट अप्रूव करती है। तो ये 1 टाइम ग्रांट होता है। ओके चार्ज्ड वर्सेस वोटेड एक्सपेंडिचर। सो चार्ज्ड एक्सपेंडिचर ये ना ये जो है कंसोलिडेटेड फंड पे चार्ज होता है, इस पर लोकसभा वोट नहीं करती, डिस्कशन हो सकता है लेकिन वोटिंग नहीं। एग्जांपल जैसे प्रेसिडेंट की सैलरी, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कैग, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट डेट, है ना। वोटेड एक्सपेंडिचर क्या होता है कि ये गवर्नमेंट के नॉर्मल एक्सपेंडिचर होते हैं, इसके लिए ना लोकसभा की अप्रूवल ज़रूरी होती है। लोकसभा डिस्कशन भी करती है और वोटिंग भी कर सकती है, और कट मोशन भी इस पर अप्लाई होता है ना। सो इफ़ वी क्विकली रिवाइज, तो बजट जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 में मेंशन है। डिमांड फॉर ग्रांट सिर्फ लोकसभा वोट करती है। पॉलिसी कट में 1 रुपये होता है, ठीक है। इकोनॉमी कट मतलब स्पेसिफिक रिडक्शन होता है। टोकन कट में 100 रुपीज़। गिलेटिन क्या होता है, रिमेनिंग डिमांड्स एक साथ पास करना। वोट ऑन अकाउंट मतलब टेम्पररी एक्सपेंडिचर। वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है, इमरजेंसी एक्सपेंडिचर। ओके एंड एक्सेप्शनल ग्रांट क्या होता है, ये होता है कि 1 टाइम स्पेशल पर्पस। ओके चार्ज एक्सपेंडिचर डिस्कस हो सकता है, वोट नहीं हो सकता। एंड वोटेड एक्सपेंडिचर क्या है कि लोकसभा उस पर वोट कर सकती है। सो इफ़ वी कंक्लूड टुडेज क्लास, तो बजट सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर का एक स्टेटमेंट नहीं है, ये पार्लियामेंट का सबसे पावरफुल फाइनेंशियल कंट्रोल मैकेनिज्म है, और इसी प्रोसेस के थ्रू लेजिस्लेचर इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट पब्लिक मनी को कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट के अप्रूवल के अकॉर्डिंग ही स्पेंड करे। इसी को कहते हैं पावर ऑफ द पर्स लाइज विद द लेजिस्लेचर। और इसके साथ हमारा पार्लियामेंट्री चैप्टर ख़त्म होता है। ओके सो इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।